बैंक की पिछली 20वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को की गई थी। उसकी मैं प्रोसीडिंग कार्रवाई पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ, जिसकी आपको पुष्टि करनी है। दिनांक 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को प्रातः 11 बजे बैंक की 20वीं वार्षिक आम सभा शिवम मैरिज गार्डन श्री हरिमोहन जी शर्मा पूर्व वित्त राज्य मंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बैंक के लगभग 197 अंशधारी सदस्यों ने उपस्थिति रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर किए। इस वार्षिक आम सभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर माननीय सुश्री रेणु जयपाल थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से कलेक्टर साहिबा उपस्थित नहीं हो सकी। आम सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद की सभापति श्रीमती मधु नोवाल एवं उप सभापति माननीय श्री लड्डू भाई उपस्थित रहे। आम सभा की कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व बैंक संस्थापक महोदय तथा बैंक अध्यक्ष एवं संचालक मंडल सदस्यों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात बैंक संस्थापक महोदय एवं विशिष्ट अतिथियों का संचालक मंडल एवं बैंक स्टाफ के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा संस्थापक महोदय विशिष्ट अतिथियों एवं संचालक मंडल सदस्यों को भेज लगाए गए। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही आरंभ की गई। आम सभा की कार्यवाही का संचालन बैंक निदेशक माननीय श्री युद्धराज जी सोनी द्वारा किया गया। आम सभा में कोविड-19 की पूर्ण पालना का ध्यान रखा गया। एजेंडा बिंदु 1, गत वार्षिक आम सभा दिनांक 28/9/2019 की कार्यवाही की पुष्टि करना। मुख्य कार्यकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद उस्मान के द्वारा गत वार्षिक आम सभा दिनांक 23/9/2019 की मिनट किताब कार्यवाही को उपस्थित सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाई गई, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। एजेंडा बिंदु 2, संचालक मंडल की ओर से अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 19-20 एवं 20-21 का अनुमोदन करना। बैंक अध्यक्ष श्री सत्येश जी शर्मा के द्वारा वर्ष 19-20 एवं 20-21 का वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत उपस्थित सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया, जिसमें बैंक की प्रगति के आंकड़े, सामाजिक दायित्व का निर्वहन, अंशधारी सदस्यों के बीमा एवं बैंक की प्रगति से अवगत करवाया गया, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि से पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 3, बैंक के अंकेक्षक द्वारा वर्ष 19-20 एवं 20-21 का अंकेक्षित संतुलन चित्र लाभ हानि खाता अंकेक्षण प्रमाण पत्र सहित अंगीकार करना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वर्ष 2019-20 एवं 20-21 का अंकेक्षित संतुलन चित्र लाभ हानि खाता में ऑडिटर प्रमाण पत्र के अवलोकन एवं पुष्टि हेतु उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के सर्वसम्मति से तुलन पत्र लाभ हानि खाता में ऑडिटर प्रमाण पत्र के पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 4, प्रस्तावित बजट वर्ष 2019-20 एवं 20-21 का अनुमोदन करना। बैंक संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावित बजट वर्ष 2019-20 और 20-21 के अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपस्थित सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका माननीय उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के पारित प्रस्तावित बजट वर्ष 2019-20 एवं 20-21 की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 5, वर्ष 2019-20 के बजट से अधिक हुए खर्चों का अवलोकन एवं पुष्टि पर विचार। मुख्य कार्यकारी द्वारा वर्ष 2019-20 के पारित बजट से जिन जिन मदों में अधिक हुए खर्चों का ब्यौरा एवं उसका स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के विज्ञापन, कानूनी फीस एवं ऑडिट फीस में अधिक हुए खर्चों की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 6, वर्ष 2019-20 एवं 20-21 की अंकेक्षण रिपोर्ट के भाग का अवलोकन एवं आक्षेप पूर्ति प्रतिवेदन की पुष्टि करना। बैंक के अंकेक्षक द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 20-21 के किए गए वैधानिक ऑडिट में भाग 1 के अंतर्गत दर्शाए गए आक्षेपों की पूर्ति बैंक द्वारा की गई, जिसको अवलोकन एवं पुष्टि हेतु उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के भाग 1 के आक्षेप पूर्ति प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 7,
बैंक द्वारा 1/4/2019 से 31/3/2021 तक बनाए गए नवीन सदस्यों की पुष्टि पर विचार। मुख्य कार्यकारी ने बताया कि उपस्थित सदस्यों को बताया कि निर्देशानुसार समय समय पर बनाए गए नवीन बैंक सदस्यों की पुष्टि नियमानुसार संचालक मंडल द्वारा प्रतिमाह होने वाली बैठकों में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक बैंक में कुल 107 नए सदस्यों की वृद्धि हुई है, जिसमें सदस्य संख्या 9162 से 9268 तक शामिल है, जिसकी पुष्टि हेतु आपके प्रस्ताव प्रस्तुत है। इस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से बैंक द्वारा बनाए गए 107 नवीन सदस्यों की पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 8 वर्ष 2019-20 एवं 2021 के लाभों का विनियोजन एवं सदस्यों में वितरित करने की स्वीकृति पर विचार। मुख्य कार्यकारी द्वारा बैंक के वर्ष 2019-20 एवं 2021 के शुद्ध लाभ क्रमांक 1,32,74,673 एवं 1,06,68,691.25 पैसे मात्र की विनियोजन तालिका को उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे बैंक के उप नियमानुसार कोषों का प्रावधान करते हुए 31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को जमा हिस्सा राशि पर 10% की दर से सदस्यों में वर्ष 2019-20 एवं 2021 का लाभांश क्रम से 22,02,600 रुपये एवं 22,75,590 रिजर्व करते हुए तथा शेष राशि विभिन्न कोषों में रिजर्व करते हुए तालिका प्रस्तुत की गई, जिसका उपस्थित सदस्य द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के प्रस्तुत तालिका के अनुसार लाभ का विनियोजन करने एवं सदस्यों में 2019-20 एवं 2021 के लाभ को वितरित करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। एजेंडा क्रमांक 2 वर्ष 2019-20 2021 एवं 21-22 से तो नियुक्त किए गए वैधानिक ऑडिटर की पुष्टि करना। मुख्य कार्यकारी ने बताया कि उपस्थित सदस्यों को बताया कि श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय सहकारी विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 28/2013 के अनुसार बैंकों का वैधानिक ऑडिट करवाने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेखा परीक्षक फर्म तथा सहकारी विभाग में प्रतिनियुक्त अधिकारी लेखा परीक्षक के पैनल को अनुमोदित एवं अधिकृत किया गया है। साथ ही ऑडिटर को पारिश्रमिक राशि भी निर्धारित करने को बैंकों को अधिकृत किया गया है। बैंक द्वारा पूर्व की आम सभा में आप द्वारा संचालक मंडल द्वारा अधिकृत करने पर बैंक में ऑडिट फर्म मेसर्स आरपीजी एंड एसोसिएट्स पार्टनर पंकज दादिश बैंक का वर्ष 2019-20 का वैधानिक ऑडिट करवा लिया गया है। तत्पश्चात कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक आम सभा नहीं होने के कारण नए नियमों के अनुसार बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार संचालक मंडल द्वारा निर्णय लेते हुए वर्ष 2020-21 का वैधानिक ऑडिट कोटा की फर्म गौरव आई जैन एंड एसोसिएट से करवाया है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 का वैधानिक ऑडिट भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार पुनः मेसर्स गौरव आई जैन एंड एसोसिएट से करवाने का निर्णय लेते हुए उसके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक चेंबर को भिजवा दिया है, जहां से पुष्टि होना शेष है। इस पर उपस्थित अंशधारी सदस्य द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से करवाए गए ऑडिट वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 की पुष्टि की गई तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 की भी मेसर्स गौरव जैन एंड एसोसिएट से भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर से स्वीकृति उपरांत करवाने की पुष्टि की गई। नंबर 10 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। नंबर 1 बैंक संचालक मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष एवं नगर परिषद बूंदी के वर्तमान उप सभापति विशिष्ट अतिथि श्रीमान लट्टू भाई द्वारा बैंक प्रगति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति श्रीमती बंधु नवाल के द्वारा बताया गया कि बैंक संस्थापक महोदय के प्रयास से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो स्थापना हुई थी वह आज एक वट वृक्ष बन गया है तथा बूंदी शहर के नागरिकों को ऋण के माध्यम से जरूरतें पूरी कर रहा है। नंबर 3 बैंक संस्थापक महोदय माननीय श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब के द्वारा अपने उद्बोधन में बताया है कि जो भी अंशधारी सदस्य साहबान यहाँ विराजमान है उनसे मेरा निवेदन है कि यदि कोई भी कमी या त्रुटि या बैंक सदस्य की कोई भी शिकायत हो तो कृपया आप बताएं। इस पर वरिष्ठ बैंक सदस्य श्री प्रदीप जोशी एवं अन्य सदस्य गणों ने कहा कि बैंक बहुत अच्छा चल रहा है, हमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कर्मचारियों की कोई शिकायत नहीं है, कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं। संस्थापक महोदय ने आगे कहा कि बैंक की ऋण वसूली खासतौर पर एनपी ऋण खातों की वसूली नितांत आवश्यक है, इस और बैंक को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अवधि पार डिफॉल्टर ऋणियों के विरुद्ध उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बैंक प्रगति के आंकड़े बताते हैं कि बैंक ने वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक कुल 534.50 लाख का आयकर भुगतान करने के उपरांत 939.48 लाख का शुद्ध लाभ कमाया है, जो बैंक की प्रगति को दर्शाता है। मैं बैंक संचालक मंडल एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके सफल संचालन से बैंक प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद ईमानदार लोगों को जो सही समय पर बैंक का ऋण अदा कर रहे हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार ऋण दिया जाता रहे। अंत में उन्होंने बैंक के अंशधारी सदस्यों द्वारा बैंक में जो विश्वास कर अपना धन जमा करवा रहे हैं तथा बैंक प्रगति में सहयोग के भागीदार हैं तथा उनकी सूझबूझ से सही संचालकों का चयन कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र है। अंत में अध्यक्ष महोदय एवं संचालक गणों द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को बैंक की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए तथा धन्यवाद देते हुए सभा का विसर्जन किया गया। ये पिछले वर्ष की वार्षिक कार्रवाई है। आप सबकी तरफ से इसकी पुष्टि है, कोई शिकायत हो, कोई बात हो, ठीक है ना, पुष्टि है। थैंक यू, धन्यवाद। किए गए कार्य आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अब मैं उस्मान जी से आग्रह करूंगा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एजेंडा अनुसार जो आज की आम सभा है उसकी कार्रवाई को माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत करें। माननीय सदस्यों के पास बैंक के द्वारा ये दी गई वार्षिक अधिवेशन की बुकलेट आपके सामने है, आपने इसका अध्ययन किया होगा। बाद मुख्य कार्य अधिकारी के आम सभा की कार्रवाई के बाद आपको जो भी कार्यवाही के बाबत पूछना हो तो कृपया उससे पूछ सकते हैं। उस्मान जी, आरंभ की जा रही है। जो इसमें जो विचारणीय विषय हैं उसमें क्रमांक 1 मैंने आपको कार्रवाई पढ़कर सुना दी है। दूसरा अभी संचालक मंडल में जो अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्बोधन किया जाएगा वो भी बता देंगे। नंबर 3 है बजट बिंदु। बैंक के अंकेक्षक द्वारा वर्ष 2021-22 का अंकेक्षित संतुलन चित्र एवं लाभ हानि खाता अंकेक्षण प्रमाण पत्र सहित अंगीकार करना। ये आप बुकलेट में आप देखो पेज नंबर 4 से 14 तक, पेज नंबर 4 से 14 तक बैलेंस शीट है, लाभ हानि खाता है और ऑडिटर द्वारा जो जारी किया गया प्रमाण पत्र है। आप इसका अवलोकन करें और इसकी पुष्टि आपको करना है। पेज नंबर 4 से लेकर के 14 तक है सर। फर्स्ट में बैंक का तुलन पत्र है 4, 5, 6, 7 पेज पर तक, और 8 पर है ऑडिटर का जो प्रमाण पत्र दिया गया है ऑडिटर ने वो है, और इसके एनेक्सेस है 9, 10, 11, 12 पर 11 तक, 12 नहीं है, और 13, 14 में जो है तुलन लाभ हानि खाता वगैरह है। बैलेंस शीट है। प्रॉफिट अपना जो है इस साल का 145 लाख 145.88 लाख है। टैक्स के बाद टैक्स अपने 67 लाख का दिया है इस बार। टैक्स के बाद भी अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 145.88 लाख है। और ये जो आपकी वर्किंग कैपिटल है ये सारी देखी जाए तो 100 करोड़ के पार हो चुकी है। और डिपॉजिट जो है 74 करोड़ की डिपॉजिट हमारे पास सदस्यों की जमा है, जिसमें करंट अकाउंट भी है, एसपी भी है, टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी वगैरह भी है। इस प्रकार से जो है, और लोन जो है हमने 38 करोड़ के जो है लोन दे रखे हैं। 50% से ऊपर हमारा अभी सीडी रेशियो चल रहा है। तो ये सारी चीजें इस बैलेंस शीट में है। अमानतें लोगों की जो है अपने जो शेयर होल्डरों की जो अमानत राशि है वो 2 करोड़ 44 लाख 54,000 हो गई है। वैसे हमारे पास जो है पेडअप कैपिटल 3 करोड़ तक की है। इसको हम बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। ऑडिटर ने सुझाव दिया है कि इसको भी आप और बढ़ाएं। तो ये प्रस्ताव लेकर के अगली बार और रजिस्ट्रार मोदी से जो है इसका अनुमोदन करवा लेंगे। इसको 5 करोड़ तक करने की कोशिश करेंगे। अभी 2 करोड़ 44 लाख 54,000 सदस्यों की इस अंशधारी इस राशि हमारे पास जमा है। इसके अलावा और कोई आपके नॉलेज में है तो आप बताएं कि भी कोई क्वेरीज करना हो आपको कहीं से।
बाकी खर्चा बहुत कम है बैंक का। सरकार ने 2% तक खर्चा करने की अनुमति दे रखी है, लेकिन बैंक ने 1 पॉइंट समथिंग की खर्चा किया हुआ है, इसलिए खर्चा भी अंडर ही सीमा में है, खर्चा भी कोई हमारा ओवर नहीं है। ऑल ओवर बैलेंस शीट हमारी ये है। अब आप इसकी पुष्टि करें तो मैं आगे के बिंदु पर चलूंगा। नंबर 4, बैंक द्वारा पारित प्रस्तावित बजट वर्ष 2022-23 का अनुमोदन करना। ये जो प्रपोजल प्रस्तावित बजट है आगामी वर्ष के लिए 22-23 के लिए है, तो संचालक मंडल ने इसको पारित कर दिया है। अब आप लोगों को पारित करना है। ये पेज नंबर 15 से 16 पर देखिए आप। पेज नंबर 15 और 16 852.80 यानी कि 852 लाख का हमने ये प्रस्तावित बजट बनाया है कि आगामी वर्ष के लिए। इसमें अलग अलग मद के अंदर अलग अलग राशि दी गई है कि किसके अंदर कितना खर्चा हम अधिकतम कर सकते हैं, सारी दी है। और अप्रोक्सीमेट जो इसका लाभ हमने 148 लाख दर्शाया है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये प्रस्तावित बजट है, इसका भी आपको अनुमोदन करना है। पेज नंबर 15 और 16 पे नेक्स्ट चले सर। एजेंडा क्रमांक 5, वर्ष 2021-22 में पारित बजट से जिन मदों में अधिक हुए खर्चों का अवलोकन एवं पुष्टि पर विचार। ये पेज नंबर 12 पर है। इसमें 2 मद है जिसके अंदर जो हमने प्रस्तावित बजट रखा था उससे थोड़ा सा अधिक खर्चा हुआ। एक तो बोनस ऑब्लिक एक्स ग्रेसिया जो कर्मचारियों को देते हैं, उसमें क्या था कि जो 8,000 रुपए की राशि थी उसमें थोड़ी सी राशि सरकार ने बढ़ा दी थी रजिस्ट्रार बोर्ड में। तो हमने जो बजट रखा था 2 लाख, उसमें 11,000 रुपए हमारे एक्सेस हुए थे, तो 11,000 रुपए इसमें इस मद में अधिक खर्च हुए। प्लस एजेंट कमीशन है जो डेली कलेक्शन हमारे यहाँ एक स्कीम चालू कर रखी है हमने, लघु बचत योजना इसको बोलेंगे अपन। हर दुकानदार के पास जाते हैं हमारे एजेंट है, दुकानदार से जा करके 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये डेली कलेक्शन करते हैं। तो उनको जो कमीशन दिया जाता है 1.75, उसके अनुसार जो हमने 10 लाख का बजट रखा था, लेकिन उनकी राशि ज़्यादा जमा हो गई, इसलिए 15,000 रुपये का 1,15,000 रुपये का उनको ज़्यादा भुगतान किया गया। इस तरह से 2 मद में ही हमारे अधिक खर्चे हुए हैं जो आपको पुष्टि करना है। नंबर 6 है सर, 21-22 की अंकेक्षण रिपोर्ट के भाग का अवलोकन एवं आक्षेप की पुष्टि करना। जो इस साल हमारा जो ऑडिट हुआ है और ऑडिटर ने जो भाग दिया जाता है, पर भाग जो है सदन के सामने रखा जाता है और उसके आक्षेप जो दर्शाए गए हैं उसकी पुष्टि करना होता है। तो बैंक द्वारा इसकी पुष्टि की गई है और पुष्टि करके संचालक मंडल के सामने रख दिया है, जिसकी पुष्टि संचालक मंडल द्वारा कर दी गई है। अब आप लोगों को करना है। ये पेज नंबर 17 से 26 तक भाग अंकित है, 17 से 26 तक में। इसमें जो बहुत से तो आक्षेप नहीं है जिसकी पूर्ति करना अपेक्षित नहीं है, वहाँ हमने लिख दिया है। और जिस पर उन्होंने लिखा है तो उसकी जो पूर्ति है उसके बारे में हमने लिखा है भाई पूर्ति की जा रही है या भविष्य में ध्यान रखा जाएगा, या हमने ये कर दी है। इस तरह से हमने इसके आक्षेप की पूर्ति करने का हमने प्रयास किया है। इससे कोई इस तरह का मेजर आक्षेप नहीं है, पर फिर भी जो है हमने इसको इस तरह से इसमें जो है सुझाव अनुसार कार्रवाई की जा रही है। आरबीआई के अनुसार जो एक्सपोजर से उनके लाभ में अधिक प्रॉफिट हो तो उस हिसाब से एडवांसमेंट करना इस तरह से जो है ये भाग में आक्षेप है, इनकी भी आपको पुष्टि करना है। अगर कोई आपको कोई नॉलेज हो, कोई बात हो तो आप बताएं। एजेंडा बिंदु इसमें 7, बैंक द्वारा 1/4/2021 से 31/3/2022 तक बनाए गए नवीन सदस्य की पुष्टि करना। पिछली आम सभा में आपने 9,268 तक 107 सदस्यों की पुष्टि कर दी थी। अब इस वित्तीय वर्ष में 94 नए सदस्य बने हैं। 9,269 से 9,362 तक सदस्य संख्या है इनकी, और टोटल 94 मेंबर्स नए बने हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में। तो संचालक मंडल द्वारा इसकी पुष्टि हो चुकी है, आप द्वारा इसकी पुष्टि करना है। पुष्टि है जो सदस्य बनाए गए। थैंक यू। नंबर 8 है 2021-22 के लाभों का
तालिका अनुसार विनियम करना एवं सदस्यों को लाभ वितरित करने की स्वीकृति पर विचार, ये पेज नंबर 28 पर है। इससे काफी टाइम का जो है आपका प्रॉफिट रिजर्व कर लिया है हमने, और मैं आशा करता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में जितना भी प्रॉफिट आपका रिजर्व है वो हम दिसंबर तक डाल देंगे, क्योंकि आरबीआई का इंस्पेक्शन हमारा ड्यू है और आरबीआई का इंस्पेक्शन शीघ्र होने वाला है। कोविड के कारण भी उन्होंने रोक लगा दी थी, तो अब जैसे 2 साल का इंस्पेक्शन होगा तो इंस्पेक्शन के फौरन बाद हम ये आपका सारा लाभांश जो भी हमने इसमें रिजर्व किया है वो सब आपके खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जिनके खाते नहीं हो तो कृपया मेहरबानी करके खाते खुला दें, और जिन सदस्यों ने लेन देन नहीं कर रखा हो वो भी लेन देन करें, क्योंकि 2 साल तक अगर कंटिन्यू कोई लेन देन नहीं करता है तो खाता इनऑपरेटिव हो जाता है, और 10 साल तक लेन देन नहीं करता है तो रिजर्व बैंक में वो पैसा चला जाता है, तो वहाँ से मंगाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि पैसा आता है पर उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे खातेदार भाई हैं जो 10-10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिनका काफ़ी पैसा तो आरबीआई में चला गया है, हमने एक को लौटाया भी है, दिया भी है। पर मेरा ये निवेदन है कि आप अपने खातों को देखें कि 10 साल से ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, और अगर मान लो 2 साल से ज़्यादा हो गए हो और इनऑपरेटिव हो रहे हैं तो KYC पूरी करा करके वो अपने खाते चालू कर लें, और जिनके खाते नहीं हो तो कृपया मेहरबानी करके खाते खुला लें, ताकि जो लाभांश मिलेगा वो सीधा हम खातों में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तालिका देंगे सर आपने। 1,45,38,302 रुपये 84 पैसा जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, उसमें से बाईलाज के नियमानुसार अलग अलग कोषों के अंदर प्रावधान करना पड़ता है। तो 1% तो हमने शिक्षा कोष में प्रावधान किया है, जिसकी राशि 1,45,883। इसके अलावा 10% भवन कोष में जो बिल्डिंग फंड है उसमें किया है 10,19,534। चैरिटी फंड में 10% किया है 10,19,534। राज्य सहकारी नवीनीकरण कोष ये इलाज का इक्विटी है, इसमें 3% का प्रावधान है, तो 3,23,860 रुपये इसमें किया है। और शुद्ध क्रेडिट कोष में 2% किया है 2,15,960। और लाभांश के लिए प्रावधान किया है जो आपकी हिस्सा राशि जमा है उसका 10% के हिसाब से 24,45,436 रुपया हमने ये इसमें लाभांश का प्रावधान किया है। इसके अलावा जो शेष लाभ बचा हमारा, तो बेड एंड डाउटफुल्स जो संदिग्ध एवं दुर्गत खाते ऋण जिनको मानते हैं तो उनके अंदर ये प्रावधान किया हुआ। तो शेष राशि जो हमारे पास बची है 36,51,072 रुपया 84 पैसा उसने कर दिया है। और फिर उसके बाद भी हमारे पास जो राशि बच गई है वो हमने वापस बिल्डिंग फंड में कर दिया, ताकि इससे क्या है हमारी नेटवर्क भी बढ़ रही है और आपके बैंक की स्थिति भी सुदृढ़ होती है। जितना ज़्यादा आपका रिजर्व होगा, जितनी अच्छी आपकी नेटवर्क होगी, उतना ही बैंक आपका साउंड होगा। तो ये तालिका आपके सामने है। इसमें अगर कोई आपको क्वेरीज करना हो, कोई बात हो तो बताएंगे, तो इसकी पुष्टि मानते हुए आगे चलते हैं। ठीक है सर। बिंदु क्रमांक 9, बैंक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के वैधानिक ऑडिट करने हेतु ऑडिटर नियुक्त करने की स्वीकृति पर विचार। ये क्या है सर, रजिस्ट्रार महोदय द्वारा ये आदेश जारी किए हुए हैं कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का रिटायर्ड इंस्पेक्टर है उससे ऑडिट कराएं, या आप लेखा परीक्षक जो है उससे कराएं, या CA से कराएं। तो हम लगातार CA से ऑडिट करवाते हुए आ रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, और आप लोगों के की पुष्टि के बाद में हम ये निर्णय लेते हैं बोर्ड द्वारा, तो उससे हम जो है CA से ऑडिट कराते आ रहे हैं। अब रिजर्व बैंक ने ये पोजीशन ये निर्णय अपने हाथ में ले लिया है कि एक बैंक अधिकतम एक CA से 3 साल तक ऑडिट करवा सकती है। पहले 2 साल तक का था नियम, अब ये नियम चेंज हो गया है। तो संचालक मंडल प्लस आम सभा से प्रस्ताव लेकर के, और जिस भी ऑडिटर से आपको कराना, अगर एक ही ऑडिटर से कराना तो 3 साल तक हम एक ऑडिटर से ऑडिट करवा सकते हैं। इसकी पुष्टि आरबीआई करता है कि भाई इससे ऑडिट करवा लिया गया है। तो हमने पिछली 2 बार 2021 और 21-22 का ऑडिट गौरव जैन कोटा जी की फर्म है उससे हमने ऑडिट करवाया है। अब 1 साल अभी और उससे गौरव आई जैन एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेंद्र कुमार मेहतर, ये हमारे कोटा के CA हैं, जिनसे हमने 2 बार कंटिन्यू ऑडिट करवाया है। अब इस साल का भी कराना है। अगर आप कहें तो इससे करवा लिया जाए, या आप अगर कोई सुझाव दें तो उससे करवा लिया जाए। 3 साल तक हम एक ऑडिटर से CA से ऑडिट करा सकते हैं। इसकी अप्रूवल हमें आरबीआई से लेनी होगी। तो आप बताइए क्या करना है। थैंक यू सर। बोलो सर, आप करें सब
ठीक है, थैंक यू। कोई और कोई शिकायत आप बताएं। बिंदु क्रमांक 10, बैंक में काफी समय से चल रहे असुरक्षित छोटे उपभोक्ता एवं व्यापारिक ऋणों को संदिग्ध एवं भूगत खाते में समायोजित करने पर विचार। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब बैंक स्टार्ट हुआ था उस वक्त हमने 3-4 हजार रुपया लोगों को लोन दिया था। उसमें से कुछ लोन ऐसे हैं हमारे पास जो बिल्कुल ही रिकवरी के काबिल नहीं है, या हमने काफी उसमें प्रयास कर लिए हैं और प्रयास करने के बाद भी वो वसूल नहीं हो रहे हैं। उसमें से मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट बताना चाहता हूँ। बिजनेस लोन और एक डोमेस्टिक फर्नीचर, टीवी कूलर के नाम से देते हैं हम, या कोई सब्जी वाले हैं, या कोई फर्नीचर की दुकान है, परचून की दुकान है। इस तरह से हमने आज से 20 साल पहले वर्ष 2019, 88, 92, 2002, 3 इस तरह से इनको लोन दिए थे। इन में से टोटल जो है लोनी 18 लोनी है और 18 लोनियों की टोटल राशि है 3,30,900 रुपया। ये 18 आदमी को इतना लोन दिया था, 3,30,900। इसमें से 2,01,702 रुपए की तो हमारी रिकवरी से आ चुकी है, पर अब इसमें से काफी लोग भर चुके हैं और 2-5 जो बचते हैं वो मुंडी छोड़ करके चले गए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। और बाकी जो खत्म हो चुके हैं, जिनकी कोई हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन चाहिए, छोटे छोटे लोन। इसमें से आउटस्टैंडिंग हमारे पास 1,29,198 रुपया है, प्लस इनकी जमा राशि शेयर मनी प्लस एसबी अकाउंट के अंदर इनके हमारे पास 22,820 रुपया जमा है, जो हम इस खाते में समायोजित कर लेंगे। शेष राशि हमारे पास बचती है 1,06,378 रुपया मात्र, जिनको हमें राइट ऑफ करना है, जो हमने रिजर्व फंड बना रखा BDDR बैंक एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व, इसमें हमें समायोजन करना है। आपकी पुष्टि के बाद रजिता महोदय से स्वीकृति के बाद इसका समायोजन करेंगे। तो आपकी इसमें क्या इच्छा है? आपकी स्वीकृति है कि इनको सबको राइट ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि ये अब रिकवर होना संभव नहीं है। क्यों सर? ठीक है, वो कोई आपत्ति बता दें कि 1,06,378 रुपया राइट ऑफ करो भाई सर। ठीक है, थैंक यू। देखिए, अब अन्य विषय हैं। अन्य विषय के अंदर अगर आपको कोई क्वेरीज करना हो, कोई बात तो बताएं। एक श्री सत्येंद्र शर्मा के 11 वर्ष के कार्यकाल में जो हमने चार्ट दिया है पेज नंबर 30 पर, इसमें आप अवलोकन करें। 31/3/12 से लेकर के और 31/3/22 तक जो जिन मदों में जो प्रोग्रेस हुई है वो प्रोग्रेस हमने इसमें दर्शाई है। जैसे नंबर 1 के मेंबर्स 31/3/2012 को हमारे 8,295 मेंबर थे, जो 31/3/2022 को बढ़कर 9,115 हो गए। इसी प्रकार से शेयर मनी हमारे पास 1,10,51,000 थी, जो आज बढ़कर 244,54,000 हो गई। रिजर्व फंड जो हमारे खुद के ओन फंड्स हैं, जो किसी को देने नहीं है अपने को, ये जो लाभ तालिका जो बताई थी मैंने आपको, इस लाभ तालिका में से ही हमें जो रिजर्व करते हैं ये ओन फंड्स रिजर्व फंड कहलाते हैं। ये 31/3/12 को 453 लाख थे, जो बढ़कर 1,711.90 लाख हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास ये रिजर्व फंड भी इकट्ठा हो गया है। इससे हमारी नेटवर्क ये बताती है कि हमारा बैंक बहुत अच्छी साउंड स्थिति में चल रहा है। डिपोजिट 3,813.64 लाख डिपोजिट थी 12 में, जो बढ़कर के 74,09,038 हो गई है। इसी तरह से लोन डिस्बर्स हमने हर वित्तीय वर्ष का दिया है, इसमें 523.64, 619.44, 800 और इस तरह से जो है हर वित्तीय वर्ष के अंदर हमने इतना लोन जो है वितरित किया है। इन 11 सालों के अंदर 8,148 लाख का हमने विभिन्न उद्देश्यों के लिए बूंदी के शेयर होल्डरों को लोन दिया है। 8,148 लाख। आउटस्टैंडिंग लोन हमारा अभी 37,33 लाख रुपया है। वर्किंग कैपिटल हमारे पास पहले जो थी 4,652 थी, जो 9,843 यानी कि पूरे 100 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। इनकम टैक्स अब तक हम प्रॉफिट जो कमा रहे हैं, सरकार का 1 रुपया भी हमारे पास नहीं है, न सरकार की कोई पूंजियां है, सरकार का कोई सहयोग नहीं है कि आप लोगों की पूंजी से और आपके सहयोग से ही बैंक चल रहा है। परंतु फिर भी सरकार के ऐसे नियम है कि आप जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका 33% आपको जो है प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो हमने हर वित्तीय वर्ष में अलग अलग राशि दी है। तो अब तक इन 11 वर्षों में 728 लाख का इनकम टैक्स बैंक दे चुका है।
728.54 लाख का इनकम टैक्स बैंक दे चुका है। उसके बावजूद भी हमारा नेट प्रॉफिट 1361.44 लाख रहा है टैक्स देने के बाद भी। ठीक है सर। नेट एनपीए हमारा 8.49 है अभी। वैसे आरबीआई कहती है कि 7% से नीचे आपका एनपीए रहना चाहिए। हमारे जो बहुत सारे लोनिज भाई हैं वो डिफाल्टर भी हैं, उनसे बार बार निवेदन भी कर रहे हैं। अभी हम सरफेसी एक्ट की कार्रवाई भी उनके खिलाफ कर रहे हैं। 35 एक लोनी ऐसे हैं जिनको कई बार हमने निवेदन कर दिया, कई बार हम घरों में गए, कई बार नोटिस दे दिए उनको, पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके खिलाफ हम सरफेसी एक्ट जो नया है इसमें बैंक के खिलाफ कोई स्टे भी नहीं मिलता है, तो उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। और 10 एक हमारे ऐसे लोनी जिनके उनकी भी पूंजी करने जा रहे हैं। हमारा करार 9% रहना चाहिए। रेशो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जितना हम एडवांसमेंट करते हैं डिपॉजिट के अगेंस्ट में वो है, तो अभी हमारा वो 50.82% के आसपास है, यानी 50% से डिपॉजिट के अगेंस्ट में फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरीज हो, कोई बात हो तो आप बताएं। कोई भी किसी भी तरह की शिकायत हो या कोई भी जानकारी आप जानना चाहें तो आप बताएं। नेक्स्ट। पूरी कार्रवाई आपके सामने प्रस्तुत करी। एजेंडा अनुसार सब बातों से आपको अवगत कराया। अंकेक्षण द्वारा जो बैंक का हर साल ऑडिट किया जाता है उसका, और ये जो बुकलेट आपको दी गई है उसमें बैंक का तुलना पत्र, आय व्यय का विवरण, संपत्तियां, पूंजी और दायित्व, सभी बातों का इसमें समावेश करते हुए आपके सामने रखी गई है। गत आम सभा की कार्रवाई को आपने अनुमोदित कर दिया। अभी जो बातें आपके सामने अनुसार उनको भी आप द्वारा अनुमोदित किया गया। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। बैंक की ओर से आप लोग जो आपके सानिध्य और सहयोग से संचालक मंडल और इसके कुशल नेतृत्व में आपने जो भरोसा विश्वास जताते हुए सहयोग किया है उसी का परिणाम है कि ये बैंक आज पूरा सन 87-88 से लेकर आज तक सफलतम सरकार सफलता करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बैंक में जिन्होंने भी इसका नेतृत्व किया और बैंक में बूंदी के जनों के लिए, दीन दुखी और गरीबों के लिए, निम्न आय रखने वाले हमारे मार्गदर्शक और वो बैंक के संस्थापक भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा का वर्षों पहले 87-88-86 में ये सपना था कि बैंक एक ऐसा बैंक बने जो निम्न आय के वर्ग के लोगों के सहित बूंदी के जन का विकास में भागीदार होता हुआ देख रहे हैं। आज आपका बैंक जो एक छोटे से पौधे के रूप में भाई साहब हरिमोहन जी द्वारा सभी नेतृत्व किया, कुशल हाथों में रहा। मैं पूर्व चेयरमैन बैंक के रहे भाई राणावत जी साहब से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने 2 शब्दों के द्वारा बैंक में अपने अनुभव और हम सम्माननीय बैंक के संस्थापक भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा साहब, बैंक के वर्तमान चेयरमैन मेरे छोटे भाई सतेज जी शर्मा साहब, हरिभूषण जी शर्मा साहब, नटूर भाई और बैंक के सभी संचालक मंडल के सदस्य यहाँ विराजमान हैं। युद्धराज जी भाई साहब, केशुद्दीन जी, लक्ष्मीचंद जी, सुल्लाया साहब, विकास जी और विराजमान सभी बाल मुखर्जी वगैरह सभी महिलाओं में ममता जी शर्मा जी
पिनाकी राणावत, सभी डायरेक्टर्स, इनको मैं शुभकामना दूंगा कि आज बैंक की ये आम सभा प्रफुल्लित वातावरण में और नए स्थान पर रखी गई है। और सबसे बड़ा मैं आभार जिनकी राशि से ये बैंक संचालित हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के भरोसे ही कोई भी सरकारी संस्था चलती है, तो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका विश्वास अर्जित होने के बाद ही कोई संस्था डेवलप हो सकती है। आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों ने हमेशा जब भी यहाँ संचालक मंडल का चुनाव हुआ है, जागरूकता का परिचय आपने दिया है। भाई साहब, सदस्यों का निर्वाचन होता है, किस तरह का वातावरण चुनाव के दौरान रहता है, आप सब वाकई आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। 1987 में इस बैंक का निर्माण हुआ, रिजर्व बैंक से इसकी परमिशन आई। भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा के दिशा निर्देशानुसार पहला यहाँ का संचालक मंडल मनोनीत रूप से निर्मित हुआ। भाई साहब के हरिमोहन जी के निर्देशानुसार रतन सिंह के राणावत फर्स्ट चेयरमैन इस संचालक मंडल के रहे। उस वक्त मेरे को अच्छी तरह से मालूम है, भाई साहब जब लोन देते थे तो उस वक्त 2,500-3,000 का लोन ही हुआ करता था, 87-88। किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह के भी लिए जाते थे, 4,000-3,000 बहुत हुआ करता थे, बहुत 4,000-5,000। धीरे धीरे बैंक ने तरक्की की। 150 रुपये में ऊपर का एक कमरा बिल्डिंग का था, ये आप सब लोग बाकी में 1995 में पहले बार इसके चुनाव संचालित हुए। तीनों टीमों के दोनों डायरेक्टर चुने जाते थे, बहुत भारी प्रतियोगिता के साथ, प्रतिद्वंदिता के साथ यह चुनाव हुआ। और भाई साहब हरिमोहन जी के नेतृत्व में इनके जो डायरेक्टर थे, एक तरफा जीत इसमें हुई। उस दौरान काफी आपस में, देखो मैं कहता हूँ कि जब तक आमने सामने मुकाबला नहीं होता ना, तो संचालक मंडल भी चुपचाप अपने आलसी पर नहीं चलता रहता है। तो मुकाबला भी जरूरी है, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता सकारात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। आज मान लो आज ये टीम है, कल दूसरी टीम है, लेकिन सोच ये होना चाहिए कि भाई इन्होंने अच्छा किया तो मैं इससे भी अच्छा करूँ। इस तरह की सोच आदमी में होना चाहिए। और शेयर होल्डर्स को भी इस चीज में जागरूक रहना चाहिए कि प्रतियोगिता जो भी हो रही है, डेवलपमेंट, विकास या आगे बढ़ने के लिए कोई चीज हो रही है। और मैं तो कहता हूँ आप लोग चुपचाप बैठे रहते हो। 95 और 2000 के बीच में तो मंच पे युद्ध तक हो जाता था, किसी भी प्रकरण को लेके एक घंटे तक बहस होती थी। और आज मैंने आम सभा में देखा कि हर प्रस्ताव 1-1 मिनट में पास कर दिया आप लोगों ने। नहीं कह रहा कि कोई गलती से कोई इसमें कोई गलती हो। बैंक संचालक मंडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, निपुणता से काम कर रहा है, और बच्चे बहुत अच्छा नाम अर्जित इस संचालक मंडल ने अपने को दिया है, शेयर होल्डर्स को दिया है, आप लोगों को लिए दिया है। लेकिन फिर भी यदि आप लोग नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, किसी मुद्दे पर बातचीत पर विवेचन नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगा, तो फिर हम लोग आप लोगों से के उसमें प्रभाव भी नहीं आएगा संचालक मंडल। हमको मालूम रहना चाहिए कि संचालक मंडल का हमारे जो शेयर होल्डर्स है ये भी हमारे काफी जागरूक है। यदि हमने कहीं न कहीं कोई चूक कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, तो हमारा शेयर होल्डर हमारा काम पकड़ लेगा। तो आज तो खैर आम सभा हो गई, लेकिन जो भी आम सभा हो ना, आपको बिल्कुल स्वस्थ मन से, आलोचनात्मक रूप में नहीं, विवेचनात्मक रूप में इस संस्था का कैसे विकास आगे बढ़ सकता है। कोई गलती हो, हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है, संचालक मंडल से भी कोई गलती हो सकती है। तो आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, मेरा इतना सही आप लोगों से कहना है।
तो 95 से 2000 के बीच भाई साहब मोहन शर्मा साहब ने मेरे को बुलाया घर पे, उनके आदेश से मैं घर पे गया। इन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र अपने को ये बिल्डिंग चाहिए, नीचे की बिल्डिंग बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी और कैसी भी हालत में तेरे को इस संचालक मंडल को चलाने के पहले इस बिल्डिंग का निस्तारण तेरे को करना पड़ेगा, ये बिल्डिंग बैंक को खरीदनी है। तो मैंने कहा साहब आपके आदेश की पालना अक्षर टू अक्षर करेंगे। तो वार्ता चलाई, बातचीत हुई, जो आज करोड़ों की जगह है वो एक दुकान ही 1.5 करोड़ में डाली, आप लोगों तो देख ही रहे हो करोड़ की। तो 13.5 लाख रुपए के अंदर इस बिल्डिंग का सौदा भाई साहब के नेतृत्व में मोदी शर्मा। और आप आश्चर्य करोगे कि जब इसकी रजिस्ट्री आई तो भाई साहब मोदी ने कहा कि रतन सिंह से बात कर, इसमें रजिस्ट्री का भी पैसा बच जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है यार, कोई नए नियम भाई साहब रजिस्ट्री में निकाल दे। तो मैंने भाई साहब रतन सिंह जी से बात किए, उनका निःशुल्क करा देंगे यार तेरा। वो भी चेहरे रहे थे, उनका यार लाखों की इसमें रजिस्ट्री में खर्च आएगा। तो उन्होंने साहब निःशुल्क इसकी रजिस्ट्री कराई रजिस्ट्रार से, कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव में। पहले ये उपभोक्ता भंडार बंद हो चुका था, फिर कोई महिला उपभोक्ता भंडार आ गया था, रजिस्ट्रार पे उन्होंने मतलब ये तो इस तरह से ये बैंक का। और बीच में भाई साहब नूरुद्दीन जी ने बहुत अच्छे यहाँ कार्य किए और बैंक को उन्नति के पथ पर लेके गए। लेकिन सबसे अच्छा यदि काम किया है तो अभी वर्तमान जो संचालक मंडल ने किया है कि बैंक में का जो सौंदर्यीकरण किया। बैंक में आदमी प्रवेश करता है तो गदगद हो जाता है, ऊपर की बिल्डिंग और नीचे पूरा एसी, पूरा फ्लैट इस तरह से चौक बंद कर दिया कि आदमी वहां जाता है तो एक शान महसूस करता है कि नहीं मैं कोई अपने बूंदी के नागरिकों के इस बैंक में जा रहा हूँ। देखो कितना अच्छा, मतलब यहाँ और सारी कई बिल्डिंगें और भी बैंक है, नेशनलाइज बैंक भी है, दूसरे भी बैंक है, लेकिन कोई किराए के भवन में चल रहा है, कोई किस में चल रहा है, कोई जितनी सी भी जगह है उसमें काम निकाल रहा है। लेकिन अर्बन बैंक एक ऐसा बैंक बूंदी सिटी के अंदर है जो आप, मैं नहीं कह रहा, आप अपनी आंखों से देख लो, वहाँ यदि जाओगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं ये बैंक बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है और एक स्टेटस में है। पहले चौगान गेट स्कूल में हम आम सभा कर लेते थे, 250 रुपये की फीस जमा करानी, वो पीछे का रोड रहेगा, जहाँ भी लोग ये कहते थे कि 250 रुपये जमा करा दिए यार, बैंक का खर्चा हो रहा है, एक प्लेट नाश्ता ही तो देते थे। अरे यार आप 100 करोड़ के बैंक के मालिक हैं और आप कोई रोने के अंदर, कोई जेल धर्मशाला के अंदर पहले आम सभा होगी थी, तो अच्छी बात है थोड़ी। अब आप 100 करोड़ के मालिक हो यार, तो कम से कम आप लोगों का ये बैंक है, तो आप जब आओ तो अच्छी तरह से यहाँ खाओ पियो मस्त रहो, आराम से ऐसी में बैठो। ये इतना सा तो संचालक मंडल का फर्ज हो रहा है, ये पूरा करने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज अपन सब लोग यहाँ आपस में एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी हो रही है। आप लोगों के मन भी प्रफुल्लित है कि करोड़ों का बेनिफिट मतलब इस बैंक ने आप लोगों को दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया गया था, अंदर की पनकोटे वाले को तो कोई लोन का प्रश्न ही नहीं था, कोई भी बैंक फाइल भेज देता था, यो करके नहीं मिलेगा सब। उस वक्त बूंदी सिटी के अंदर के परकोटे के बैंक के जो शेयर होल्डर्स थे, उनको यदि किसी ने निभाया, अपनी आर्थिक जरूरतों को यदि पूरा किया, तो वो अर्बन बैंक था। उस विकट काल में भी अर्बन बैंक ने सबको पट्टे रख के लोन दिया और एफिडेविट जरूर लिया कि भाई यदि कोई बात होती है तो जिम्मेदारी है। बाकी बैंक ने उस खराब स्थिति के अंदर भी लोगों की काफी मदद की। सबसे बड़ी बात यह है कि अपन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में यदि जाते हैं ना, तो वहाँ पहले से ही अपन मानस बन जाता है कि यहाँ तो पैसे दे देंगे यार, बिना पैसे के तो लोन होगा ही नहीं। लेकिन अर्बन बैंक आज भी परिस्थिति में है कि आदमी दिल खोल कर वहाँ जाता है और मैं शेयर होल्डर हूँ,
पुराने तो 100 रुपए के ही थे, आज 3000 के शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मालिक बन के वहाँ कर्मचारी से बात करता है। वो आप बैंक के अकाउंट में भी यदि कोई काम कराने जाता है तो हमारी दत्ती बेटे ने राजेंद्र सिंह या उस्मान जी जो भी बेटे ऐसे जाते हैं जैसे घर का ही अपने ये राजेंद्र जी देना है लो ये तो अपना तो भी कोई चीज होती है। मैं तो सब आप शेयर होल्डर वालों को सबको शेयर होल्डर को धन्यवाद दूंगा और संचालक मंडल को अति धन्यवाद दूंगा कि बैंक की खूबसूरती में, बैंक की आर्थिक उन्नति में, बूंदी के विकास में इन्होंने बहुत बड़ा एक स्तंभ खड़ा किया है। और भाई साहब अली मोदी को हमारे बुजुर्ग है और इनके नेतृत्व में हमने 20-25 साल क्या शुरू से ही काम किया है, तो इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपका लगाया हुआ पौधा आज पीपल और बड़ का रूप धारण कर चुका है। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान राणा साहब, आप सबके सामने आपके जाने माने बैंक के पूर्व चेयरमैन नरेंद्र सिंह जी राणावत ने बैंक की पूरी जीवनी कहानी आपके सामने रखी और ये भी खुले शब्दों में आपको बताया कि किस प्रकार 250 रुपये में चौगानगेट में आम सभा होती थी। अब इसका व्यापकता के साथ विस्तार किया जा रहा है। तो ये तो आपका अपना बैंक है, आपने अपने इस बैंक के कारोबार को इतना बढ़ाया है समयानुकूल परिस्थितियों के अनुसार, और आपके कैडर स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, संचालक मंडल कुछ नहीं कर रहा, तेरा तुझको अर्पण हो रहा है, सब आपका है, सब आप ही उसके मालिक हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अगली कड़ी के लिए बैंक में उपाध्यक्ष पद को सुशोभित जिन्होंने किया और हर आम सभा में जिन्होंने रस बरसाया, ऐसे रस बरसाने वाले बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष भाई फणी भूषण जी सुरलाया से आग्रह करूंगा कि कृपया वो पधारें और थोड़ा अपनी बात के साथ थोड़ा रस परिवर्तन भी यदि करें तो अच्छा है। आज आप सभी के सहयोग से हम संपन्न करने जा रहे हैं। हम सभी को ये अत्यंत प्रसन्नता है कि एक छोटे से वटवृक्ष से पौधे से आज बैंक वटवृक्ष का रूप ले चुका है और अपने इसी स्वरूप के अंदर वह अपने अंशधारी भाइयों बहनों की मदद भी कर रहा है। मैं भी आप सभी के सहयोग से इस बैंक का अंशधारी भाइयों बहनों और विशेषकर उन भाइयों जो दिन रात इसमें कार्य करके अपना पसीना बहाते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। संचालक मंडल के सदस्य तो धन्यवाद के पात्र हैं और इसीलिए मैं जो हमारे अंशधारी भाई बहन जो मूल पूंजी है उनके श्री चरणों में एक पुष्प चाय का अर्पित करना चाहूँगा। तुम तो चांद बनो, तुम तो चांद बनो, तुम तो सूरज बनो, तुम तो दरिया बनो, तुम समंदर बनो, चांदनी की तरह जगमगाते रहो। मांगता हूँ दुआएं तुम सलामत रहो, मांगता हूँ दुआएं तुम सलामत रहो।
ये पुष्प हमारे हंसदारी भाई बहन हैं, उनके श्री चरणों में अर्पित कर एक गीत आपके सामने। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। सबसे हो प्रेम हमारा, हम मिलकर जिए बराबर। सबसे हो प्रेम हमारा, हम मिलकर जिए बराबर। प्रभु हरदम याद करें हम, नहीं भूले प्रेम यहाँ पर, नहीं भूले प्रेम यहाँ पर। अर्बन बेंग का हो घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। दुश्मन को गले लगाएं, मन गुलशन यहाँ बनाए। दुश्मन को गले लगाएं, मन गुलशन यहाँ बनाए। सुंदर से फूल खिलाकर मन गुलशन यहाँ बन जाए, मन गुलशन यहाँ बन जाए। अर्बन बेंग का हो घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नहीं क्रोध हृदय में होए, सभी हो दोस्त हमारे। नहीं क्रोध हृदय में होए, सभी हो दोस्त हमारे। हम सबको गले लगाएं, हम सबके रहे दुलारे, हम सबके रहे दुलारे। मानव धर्म का हो घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। महलों में रहने वालों, झोपड़ियों में दिए जलाए। महलों में रहने वालों, झोपड़ियों में दिए जलाए। छोटे और बड़ों में कोई फर्क नहीं रह जाए, कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। समता सौरभ संयम आभूषण पहन जिए हम, भारत माँ के चरणों में नित रोज विनम्र रहे हम, नित रोज विनम्र
विनम्र रहे हम। अरबन बिकता हो घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम। आप सभी ने मुझे सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद भाई श्री सत्य जी को, उन्होंने मुझे बुला के यहाँ पर एक समय दिया। आप सुनिए, बोलिए। आपने हमारी बात को रखते हुए रस परिवर्तन किया। माननीय सदस्यों को भी अल्पाहार के साथ जो आपने इंसानियत की गीत के साथ लोगों को प्रफुल्लित किया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। कुछ ही क्षणों में हमारी आम सभा की आज की मुख्य अतिथि सम्माननीय जिला कलेक्टर कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आ रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उसके पहले मैं बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे, ऐसे कुशल नेतृत्व के धनी पूर्व चेयरमैन भाई नूरुद्दीन जी से आग्रह करूंगा कि कृपया पधारें। और मगर लोग मिलते गए, कारभार होता गया। आदरणीय बैंक गार्जियन संरक्षक शिमला जनाब हरिमोहन जी साहब, पूर्व वित्त राज्य मंत्री, वर्तमान बैंक के अध्यक्ष श्रीमान सत्यजीत शर्मा, उपाध्यक्ष पूर्व चेयरमैन ललित जी राणा साहब, वाइस चेयरमैन फड़ी जी, डाइस पर तशरीफ फरमा सभापति महोदय, वो वर्तमान व पूर्व डायरेक्टर साहबान, और बैंक की जो आत्मा है, रूह, मेरे सामने विराजमान काबिल जी गणमान्य अशनानी महोदय। आज बड़ी फख्र और गर्व की बात कि आपने सन 1985 में बतौर एमएलए जनप्रतिनिधि पर भरोसा करके भाई हरिमोहन जी शर्मा को यहाँ से जिताया था। उस वक्त आपके अरमान थे कि मैं बूंदी विधानसभा का विकास करूं और विकास पथ पर। देखिए, आदमी जब अपनी कुर्सी पर रहता है तो कुर्सी चली जाती है, लेकिन उसके किए गए काम याद रहते हैं। आपके बहुत सारे काम हैं, काश अगर ये दोबारा अगर आप मौका दे देते। आपका ऋण तो आपने चुकाया जनता को, लेकिन अफसोस कि जो किए गए काम इनके थे उसका बदला जनता ने नहीं दिया। ये इसका अफसोस हमें हमेशा रहेगा। काश अगर बूंदी वाले दोबारा इनको एक बार एमएलए और बना देते तो शायद आज हम कोटा की तरफ देख रहे हैं ना, ये हमें देखना नसीब नहीं होता। ये बदकिस्मती हमारी रही जिसको हम ही भुगत रहे। आपका एक सपना था, मैं गरीब गुरबा विधवा, वो ऐसे गरीब लोग जिनके बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो मोहताज लोग जिनको सर पे साया नहीं, खाने को दाने नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, इनके लिए कुछ कर गुजरूं। उसमें से एक आपने सबसे पहले तो ये बैंक का निर्माण किया, और उस वक्त ये आपकी कोशिश और जद्दोजहद थी कि 1987 में जब आप मेरे साथ, मैं चेयरमैन नगर पालिका हुआ करता था, उस वक्त आप भी पार्षद थे, पार्षद के बाद एमएलए बने। ये आपका जरा नवाजी थी कि मुझ पर आपने बहुत भरोसा किया, और जो कुछ मुझे दिया ये आपकी बदौलत कि मैं 13 साल तक आपकी खिदमत कर सका बैंक में बतौर
अध्यक्ष रहते हैं। मैंने जब ये बैंक संभाला था उस वक्त नरेंद्र जी रावत अध्यक्ष थे और करीब 15-17 करोड़ के करीब बैंक की कार्यशील पूंजी थी। उस वक्त जब मेरे दौर में ये करीब 70-75 करोड़ तक पहुंचा और आज फख्र है कि 1 अरब के करीब भाई सतेज जी के दौर में ये वहां पहुंच चुका है। आप ताज्जुब करेंगे कि बैंक के पास टेबल और कुर्सी भी नहीं थी। हमें याद है और मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ पूरब जी माट साहब को कि उस वक्त वो कंज्यूमर स्टोर हुआ करता था, उन्होंने एक टूटी फूटी कुर्सी टेबल को दे दी थी, उस पर एक कमरे में शुरू किया था। और पहले एम्प्लॉय मिस्टर उस्मान जो आज यहाँ के सीईओ है वो हुआ करते थे। आपकी कोशिशें देखिए कि बैंक ने एक्सीडेंटल क्लेम कभी किसी बैंक को नहीं मिलता। आप ये कोशिश की कि यार क्यों नहीं हमारा रिश्तेदारी अगर एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसको कम से कम बैंक की तरफ से, चूंकि बैंक अंशधारियों का है और अंशधारियों को राहत मिलना चाहिए, तो 1 लाख का क्लेम स्टार्ट किया था जो दर्जनों लोगों को मिला। उनकी बेवा को राहत मिली है। आज 3 लाख के करीब शायद वो क्लेम हो चुका है। आपने एजुकेशन लोन शुरू किया। आज हमें फख्र है कि हमारे एजुकेशन लोन से बूंदी की सरजमी पर डॉक्टर्स भी आए जो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, इंजीनियर्स भी बन करके आए, बांग्लादेश से डॉक्टर बन के आए, चाइना से डॉक्टर बन के आए, जिसका लोन हमने इसी बैंक से दिया था। कई ऐसे दुकानदार जो फुटपाथ पे बैठते थे जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो गरीब लोग जिनका एक आसरा का सहारा था वो बैंक में आए, आज वो काफी अच्छे दुकानदार बने। लेकिन जो बैंक से मोहब्बत रखते थे वो तो बैंक के साथ थे, लेकिन कुछ अप एंड डाउन भी इसमें ऐसे आए कि जो जनप्रतिनिधि इनसे ईर्ष्या रखते थे उन्होंने बैंक को डाउन करने के लिए बड़ी कोशिश की। लेकिन चूंकि एक शीशा पिलाई दीवार की तरह हरिमोहन जी हमारे संरक्षक थे, आपने उन सबका मुकाबला किया और मुकाबला करने के लिए इन्हीं की बदौलत है कि आज बैंक ने जो तरक्की की है। और इस बैंक जयपाल परिषद के सभापति श्रीमती मधुनवाल जी और हमारे बैंक के चेयरमैन सतेज जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वे सर्वप्रथम शुभारंभ किया जा रहा है। अंश सुपत्र से वसन वीणा पुस्तकधार कंठ विराजो शारदा वरद हस्त हो मां। है शारदे मां हमें बुद्धि दे, आप हमारे कंठ में विराजे, हम माननीय सदस्यों को आपकी द्वारा दे आपकी दे माल्यार्पण हो रहा है। आप सब लोग मां शारदे के सम्मान में घंटल ध्वनि के साथ तालियों के साथ मां शारदे को नमन और उसका स्वागत करने का पुष्प भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे नगर परिषद के उप सभापति उन्हें स्वागत और सत्कार करें। जिन्होंने अपनी देखिए सर आगे पूर्व चेयरमैन रतन सिंह जी राणावत के लिए स्वागत अभिनंदन। इसी कड़ी में बैंक के बड़ी भूषण जी सुरलाया के स्वागत के लिए मैं आग्रह
एडवोकेट अजय नुवाल साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए हमारे बैंक के निदेशक आशीष जैन से स्वागत उपरांत मैं बैंक के स्टाफ राजेंद्र पंडित जी एवं अन्य इसवें वार्षिक अधिवेशन में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान बूंदी जिले की बहुत ही लोकप्रिय और आम आदमी की अपनी जिला कलेक्टर आदरणीय रेणु जयपाल जी, मंच पर विराजमान इस का रूप ले चुका है उसके संस्थापक पूर्व मंत्री आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, नगर परिषद बूंदी की बहुत ही ऊर्जावान सभापति आदरणीय मधु नुवाल जी, जन सेवा में समर्पित है ऐसे हमारे लटोर भाई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 3 बार नगर पालिका बूंदी के भी आपको चेयरमैन रहने का गौरव प्राप्त हुआ आदरणीय नूरुद्दीन साहब, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राणावत साहब, मेरे कर्मचारी साथियों, पत्रकार साथियों और सबसे महत्वपूर्ण जो आज इस मीटिंग हॉल में आप उपस्थित हैं सभी इस बैंक के अंशधारीगण, सबसे पहले तो मैं संचालक मंडल की ओर से, मेरी ओर से और आप सदस्य अंशधारियों की ओर से आज इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 21वीं वार्षिक अधिवेशन में माननीय जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभिनंदन केवल इसलिए नहीं करते हैं कि आज ये हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, बल्कि अभिनंदन इसलिए करते हैं कि आपके हाथों से इस बूंदी के भाग्य को बदलने का फैसला हुआ और वो फैसला आने वाले 5 और 10 सालों में आपको लगेगा कि जो जिस कलम से ये फैसला हुआ था उस फैसले की परिणति आज 5 साल बाद 7 साल बाद इस जिले में जो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, चाहे चाय वाले को, थड़ी वाले को, टैक्सी वाले को, होटल वाले को, हर आदमी को जो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, आप लोगों ने कल्पना नहीं की हो। रामगढ़ अभ्यारण्य के बाघ परियोजना को लेकर जब बहुत बड़ा फैसला राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने किया, उसका मूल स्वरूप बूंदी जिला कलेक्टर के माध्यम से इनके हस्ताक्षर से होकर आ सका। तो अभिनंदन और स्वागत इसलिए करना चाहता हूं। आपने कल्पना नहीं की थी आज से 1987 में कि 50,000 रुपए की कार्यशील पूंजी के साथ एक 150 रुपए के कमरे में किराए से लेकर चलने वाली इस बैंक आज से 25 और 30 साल 40 साल बाद ये 100 करोड़ 1 करोड़ रुपए की बैंक हो जाएगी, आप लोगों ने कल्पना नहीं की। यही चीज आपको देखने को मिलेगी जब आज रामगढ़ अभ्यारण्य की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, आने वाले 5 साल और 10 साल में इस बूंदी जिले का जो भाग्य और जो बदलेगा, आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं माननीय जिला कलेक्टर महोदय आप कि जिस सकारात्मक सोच के साथ आप इस जिले में बूंदी जिले के आम आवाम की परेशानियों का निदान करने का काम कर रही हैं,
निश्चित रूप से हर आम आदमी को ये लगने लगा है कि राजस्थान में वाकई संवेदनशील और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में हर फैसला वो मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी नहीं लेते हैं। सरकार चलती अधिकारियों और कर्मचारियों से, और जिस भावना के अनुसार, जिस भावना के अनुरूप आप काम कर रही है, निश्चित रूप से बूंदी की जनता जहाँ कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, आपकी कार्यशैली से सभी लोग बहुत ही खुश नजर आते हैं। अपवाद हर जगह होते हैं, हर आदमी को संतुष्ट तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कुल मिलाकर जो आपकी कार्यशैली है, हमने कई जिला कलेक्टर ऐसे भी देखे कि जब कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन करते हैं तो बाहर कलेक्टर बाहर आओ के नारे लगाते हैं, और कलेक्टर कभी बाहर आता नहीं। लेकिन मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने आपके पास आया हो, आप राजनीतिक दल नारे लगाए उससे पहले आप स्वयं अपनी सीट छोड़कर बाहर आ जाते। ये बहुत बड़ा काम, और यही आम जनता की सरकार का एक संदेश जाता। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 50,000 रुपए की कार्यशील पूंजी से शुरू होकर जब हम 3,000 4,000 का ऋण दिया करते थे, आज मुझे आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा, खुशी हो रही है कि आज हमारे ग्रुप लोन की कैपेसिटी, अगर हाईएस्ट ग्रुप लोन को हम किसी को दे सकते हैं तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए का लोन हम एक व्यक्ति को दे सकते हैं, एक ग्रुप। कभी कल्पना नहीं की थी जब 3,000 4,000 रुपए का ऋण देते थे, जब 50,000 रुपए कुल बैंक की कार्यशील पूंजी नहीं होती थी। और व्यक्तिगत लोन आज हम 1 करोड़ 45 लाख रुपए का व्यक्तिगत लोन किसी को भी हम दे सकते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने वो लोन दिया, वो ऋण दिया। बैंक के 2 तरह की बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक जो सरकार से गवर्न होती है, जिसमें सरकार का हिस्सा होता, एक वाणिज्यिक बैंक जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की बैंक होते हैं, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार उन बैंकों को संचालित करते हैं। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें न कोई सरकार का हिस्सा है और न कोई इसको पूंजीपति चलाते हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदय, इस बैंक का मालिक वो चूड़ी की दुकान लगाने वाले को भी उतनी ही पावर है जो इसका अंशधारी है। तो कोई बहुत बड़ा साहूकार भी अगर अंशधारी है तो उसकी पावर भी वही है। इस बैंक के मालिक है तो ये अंशधारी यहाँ पर बैठे हुए, ये अंशधारी इसके मालिक है अर्बन कोऑपरेटिव। और इनकी इच्छा और इनकी भावनाओं के हिसाब से ही जो निर्णय ये लोग लेते हैं, उस निर्णय के हिसाब से ही हम इस बैंक का संचालन करते हुए हैं। और मुझे खुशी और गर्व है कि 1987 के बाद जब भी हर 5 साल में इसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होता है, और चुनाव के माध्यम से चाहे कितने ही व्यक्ति, कितने ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी इसमें भागीदारी करने की कोशिश की हो, लेकिन मैं इस बात के लिए भी सभी अंशधारियों का हृदय के गहन तल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जिस विचारधारा को आज तक पिछले 37 और 40 सालों से एक ही विचारधारा, एक ही व्यक्ति, एक ही संचालक मंडल को आपने हमेशा आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत के साथ हमेशा आपने आशीर्वाद दिया, और उसी की परिणति है कि 50,000 रुपए से शुरू होने वाला बैंक आज 100 करोड़ रुपए तक हम पहुंचा चुके हैं। बहुत सारे बैंक हमने देखे, अजमेर का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ले लो, आज लिटिगेशन में उलझ रहा है, और अर्बन बैंक को जो संचालित करने वाले लोग थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लोन देकर बड़े घपले करके एक ही प्रॉपर्टी पे 10-10 लोगों को लोन देकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ताले लगे हुए, लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत बड़ा नाम, जो साल 24% ब्याज पे लोगों को रिटर्न का दावा किया करते थे,
आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो चेयरमैन थे मिस्टर मोदी, वो मोदी और उसका परिवार, उसके दामाद, उसकी बेटियां आज जेल के सीटों के अंदर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी नींव पर टिका हुआ है तो अंशधारियों के विश्वास की नींव पर कोई भी वित्तीय संस्था टिकी हुई, और विश्वास पर खरे उतरने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो संचालक मंडल जो निर्वाचित होकर आता है उस संचालक मंडल की जिम्मेदारी है। और सभी मेरे संचालक मंडल के सभी साथियों को भी इस बात के लिए उनको धन्यवाद दूं। सभी संचालक मंडल के सदस्यों को मैडम, केवल एक माह में जो मीटिंग होती है उस मीटिंग का 700 रुपए सिटिंग अलाउंस होता है, 700 रुपए डायरेक्टर को मिलते हैं केवल एक महीने में एक मीटिंग। इस 700 रुपए के अलावा उसको कोई लाभ उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से नहीं हुआ। संचालक मंडल और उसके परिजन तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से लोन भी नहीं ले सकते, सरकार की पाबंदी। तो 700 रुपए महीने की जो जिसको मीटिंग भत्ता मिल रहा हो, वो किस विश्वास के साथ इस संचालक मंडल को चला रहा है, किस डेडिकेशन के साथ चला रहा है, किस समर्पण के साथ चला रहा है, उसकी निष्ठा और ईमानदारी के लिए मैं भी मेरे सभी संचालक मंडल के साथियों का हृदय के गहरे तल से बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी कोई अवांछित इस तरह की कोई डिमांड नहीं की, कभी इस तरह का कोई रास्ता भटकाने का प्रयास नहीं किया ताकि इस बैंक के अंशधारियों के विश्वास पर कोई चोट लग सके। मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में लगातार 2 कार्यकाल मुझे आपने अवसर दिया और 11 वर्ष तक मैं इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा, और ये इस कार्यकाल की यह अंतिम वार्षिक अधिवेशन। आने वाले 3 और 4 माह में इसकी चुनाव की प्रक्रिया जो भी राजस्थान की सरकार का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जैसा भी आदेश देगा, फिर हम जनता के बीच में जाएंगे, अंशधारियों के बीच में जाएंगे, और जो अंशधारी फैसला करेंगे उस फैसले के अनुसार इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का संचालन जो भी संचालक मंडल निर्वाचित होकर आएगा वो करेगा। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो नींव माननीय हरिमोहन शर्मा जी ने जो सपना संजोया था, उस पर कितने ही संचालक मंडल के सदस्य अब तक निर्वाचित होते आए, सभी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी अपनी ऊर्जा के साथ, अपने अपने समर्पण के साथ इस बैंक को ऊंचाइयों में पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैंक और अधिक तरक्की करे, चाहे कोई भी संचालित इसको करे, कोई भी चेयरमैन बने, कोई भी डायरेक्टर बने, लेकिन डायरेक्टर का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव ऐसा चुनाव होना चाहिए जिस पे आप लोगों को भरोसा हो, क्योंकि आपका भरोसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका भरोसा उस संचालक मंडल के सदस्य पर नहीं होगा तो जो हाल अजमेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हुए, जो अलवर कोऑपरेटिव बैंक के हुए, जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हुए, मैं नहीं चाहता कि आपकी मेहनत की, लगन की, ईमानदारी की उस कमाई को कोई ऐसा व्यक्ति आकर उसको उड़ा जाए कि जो मेहनत आपने करी। आज संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीछे कहां तक लोग घूम रहे हैं। सहारा एक ऐसा बहुत बड़ा नाम था, आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब कभी भी आप फैसला करें तो जो अब तक जिस ईमानदारी के साथ, जिस कठिन परिश्रम के साथ, जिस निष्ठा के साथ आप लोगों ने चयन किया है, उसी जागरूकता के साथ आप लोग संचालक मंडल का चयन करेंगे, ऐसा भी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं। 11 साल के कार्यकाल में इस बैंक की जो बिल्डिंग हमने बनाई, आज जब बैंक के अंदर कोई कस्टमर जाता है या कोई आउटसाइड बाहर से कोई आता है, वो अंदर बैंक में जब जाता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि ये HDFC बैंक की बिल्डिंग है या ICICI बैंक की बिल्डिंग है। हमने उससे भी अधिक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उस बैंक को दिया है। जो स्वरूप हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को दिया है, राजस्थान की गिनी चुनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बैंकों का वो स्वरूप। जब हमने 11 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी तो इसका प्रथम मंजिल का निर्माण भी हमने उस बैंक का करवाया। ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ
हमारे सहकारिता मंत्री जिन्होंने इस भवन का लोकार्पण किया, माननीय उदयलाल जी आंजना साहब ने, और आज हम 100 करोड़ का टारगेट इसका अचीव कर चुके हैं। डिविडेंड हम लोग शीघ्र ही आपको देने वाले हैं। बीच में 2 और 3 वर्षों का कोई डिविडेंड आरबीआई की गाइडलाइन के अनुरूप जो पैरामीटर्स कंप्लीट होने चाहिए थे, वो कोरोना महामारी के कारण कोई 1-2 पैरामीटर में कमी होने की वजह से हम वो डिविडेंड आपको नहीं दे पाए। उसकी भी हम जल्दी ही पूर्ति कर आरबीआई को हम भेज रहे हैं, ताकि उसका डिविडेंड भी हमारे अंशधारियों को मिल सके। मैं मेरे पत्रकार साथियों को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी समय समय पर इस बैंक को प्रगति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी अंशधारियों का आज यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह विश्वास आपने संचालक मंडल पर, आदरणीय संस्थापक महोदय पर व्यक्त किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आप यही विश्वास, यही आशीर्वाद, यही प्यार आपका हम पर व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से इस बैंक को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मददगार साबित हो सकेगा। मेरे पूर्व जो हमारे चेयरमैन थे, अभी अपने वक्त भाषणों में बता रहे थे, एक जमाना था जब इस बैंक की आम सभा हम जैन मंदिर में 250 रुपए की वहां पर फीस देकर जैन मंदिर में हम क्या करते थे। वो जमाना ऐसा था जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाभ अर्जित करने पर किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं लगा करता। तो हमारा ये दायित्व था कि उस पैसे को फालतू खर्च नहीं करके इसको हम बैंक की वर्थ बनाने में इसकी मददगार साबित। लेकिन आने पिछले 10-15 सालों में, 15 और 20 वर्षों में भारत सरकार ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे लाभ अर्जित करने पर भी इनकम टैक्स लगाया। अगर मैं बात करूं अपने 11 वर्ष के कार्यकाल, तो 11 वर्ष के कार्यकाल में 7.5 करोड़ रुपया तो हमने इनकम टैक्स का भारत सरकार को जमा कराया। 7.5 करोड़। 20 करोड़ रुपया हमने सकल लाभ अर्जित किया और 7 करोड़ रुपया हम इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को दे चुके हैं। फिर भी हमने 11 सालों में 13 करोड़, लगभग 13.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हमने अर्जित किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान। और हमने सोचा जब ये पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो क्यों नहीं इस पैसे का लाभ हम हमारे अंशधारियों को दें, क्यों नहीं इनको बेहतरीन वातावरण में आम सभा बुलाएं, क्यों नहीं इनके भोजन की भी व्यवस्था हो, क्यों नहीं इनको 3 लाख रुपए का हम एक्सीडेंटल क्लेम भी दें, क्यों नहीं हम हमारे अंशधारियों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं दें, क्यों नहीं हमारा बैंक का भवन अन्य बैंकों की तुलना में बहुत ही बेहतरीन बने। ये सारी चीजों को सोचकर हमने हमारे अंशधारियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए जो पैसा भारत सरकार की ओर जाता था, उस पैसे में से ही हमने हमारे अंशधारियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए हमने वो व्यवस्थाएं लागू की। ये कोई फालतू खर्च नहीं है या कोई फालतू खर्च करने का हमको शौक भी नहीं, लेकिन अंशधारियों को बेहतरीन सुविधाएं, बेहतरीन वातावरण, बेहतरीन संसाधन देने के लिए इस प्रकार का हमने काम किया। जो पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता था, उसी पैसे में से हमने ये व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू की। मैं आप सबको ये बात भी माननीय कलेक्टर साहब और आप सभी को बताते हुए मुझे हर्ष है कि बैंक का उद्देश्य केवल लाभ कमाने का नहीं, लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी बैंक जो गाइडलाइन है रिजर्व बैंक कि हम हमारे लाभ में से 1% पैसा, अगर हमने 1.5 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, तो हम पूरे वर्ष भर में 1.5 लाख रुपए का पैसा सामाजिक सरोकार के कार्यों में खर्च कर सकते हैं। और उसी रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के कारण हमने, चाहे उत्तराखंड में बाढ़ आई हो, चाहे कच्छ गुजरात में भूकंप आया हो, या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा हुई हो, हमने हमेशा बढ़ चढ़कर, चाहे कोरोना महामारी में, चाहे बहुत भीषण त्रासदी पूरे साल पूरे देश और दुनिया में हो रही थी,
तब हमने लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से भी हमने सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर इस बैंक ने हिस्सा लिया है। जब जी प्रशासन ने, जब भी सरकार ने हमें कोई आदेश दिया, निर्देश दिया, तो हमने बढ़ चढ़कर सामाजिक सरोकार के कार्यों में भाग लेने का पूरा ईमानदारी से प्रयास किया। इस बैंक का मूल उद्देश्य ही जिन लोगों को के पास कोई पूंजी, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती और प्रॉपर्टी जो इनकम टैक्स नहीं भरता है, उनको भी हमने 25-25 हजार, 50-50 हजार रुपए का लोन हम देते आए हैं। जो इनकम टैक्स नहीं भरता है लेकिन उसके पास कोई पट्टे का प्लॉट है, उस पर भी हमने 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक का हमने उसको बिना इनकम टैक्स रिटर्न के, बिना ATR के भी हम लोग उसको लोन देते हैं, ताकि जो गरीब तबका है, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, कोई चूड़ी की दुकान लगाता है, कोई मोची का काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, वो कैसे सामाजिक इस संरचना में, कैसे समाज की मुख्य धारा में आए, उन समाज की मुख्य धारा में लाने का काम हम लोगों ने अर्बन बैंक के माध्यम से, हम अंशधारियों के विश्वास के माध्यम से करते हुए आए। मेरा आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध और भी कि ये पैसा आपका है, आपके पैसे को हम लोन जनता को देते हैं, आप भी लोगों को देते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको हम पैसा देते हैं ताकि वो मुख्य धारा में आए, उनका काम निकले, उनके बेटे की शादी हो, उनका घर बने, लेकिन दुर्भाग्य से कई ऐसे लोग भी हैं जो पैसा तो बैंक से ले लेते हैं लेकिन समय पर उसकी किस्त की अदायगी नहीं करते। मेरा उन लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है, ये पैसा अंशधारियों का पैसा, ये न संचालक मंडल का पैसा है, न चेयरमैन का पैसा है, न संस्थापक जी का पैसा। ये पैसा अगर है तो 10,000 शेयर होल्डर्स का और 14,000 खाता धारकों का पैसा है। और ये पैसा जिन लोगों के काम आता है उन लोगों से मेरी विनम्र अनुरोध है कि आप अपना काम लें, लेकिन समय पर ऋण की अदायगी नहीं करेंगे तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन की हम पालना नहीं कर पाएंगे, और पालना नहीं कर पाएंगे तो जो लाभ हम अंशधारियों को देना चाहते हैं उतना लाभ हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि जो भी ऋण हमारे लेते हैं वो समय पर ऋण की अदायगी भी करें। कुछ समय हो जाता है, कुछ मजबूरी रहती है, कोई परिस्थितियां बन जाती है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप उस बकाया को आप नहीं देंगे तो बैंक का पैसा कभी कोई छूटता नहीं, बैंक का पैसा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप अगर समय पे देंगे तो लाभ उसका आपको भी मिलेगा, बैंक को भी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऋण की अदायगी समय पे करें। कोई आपके मिलने वाला हो वो समय पे अदायगी नहीं कर रहा तो आप उसको भी प्रेरित करें कि भाई इस तरह से मत करो, ये बैंक अपनी मेहनत की कमाई का की बैंक है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि और भी कोई आपके बहुमूल्य सुझाव, इस बैंक के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव आप आज नहीं दें तो अभी लिखित में आप बैंक में दे सकते हैं। वहां पर एक पेटी हमने रख रखी है, शिकायत पेटी या आपका जो सुझाव पेटी, आप उसमें आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप मुझे अवगत करा सकते हैं, और कोई बात हो तो फोन से आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि आप ही इस गवर्निंग काउंसिल के असली हकदार हो, आप ही इसको गवर्न करने वाले हमारे सारे नींव के पत्थर हो, जिनके विश्वास पे, जिनकी भावना से, जिनके मार्गदर्शन में इस बैंक का हम संचालन करते हुए हैं। आपने 11 साल तक मुझ पर जो विश्वास रखा, मैं जीवन पर्यंत आपका ऋणी रहूंगा। जहां कहीं भी आपको जिस किसी भी क्षेत्र में मेरे मदद की आवश्यकता होगी, अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता से भी अधिक बढ़कर आप लोगों की सेवा करने का मैं विश्वास दिलाता हूं। मुझे आपने अवसर दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए मैं आप सभी अंशधारियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। पूरे सफर से इसी कड़ी में उद्बोधन हेतु आमंत्रित करूंगा मैं विशिष्ट अतिथि नगर परिषद की सभापति श्रीमती सभापति महोदया मधु नवाज जी और उप सभापति श्री लड्डू भाई जी,
सत्येंद्र जी, चेयरमैन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अन्य संचालक मंडल के सदस्य, डायरेक्टर्स और जो भी अंशधारी आज यहाँ पधारे हैं वो। आज मुझको इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आके बड़ा ही प्रसन्नता हो रही है कि ये पहला बैंक है जो 50,000 से 100 करोड़ पे पहुंचा। नहीं तो अर्बन कोऑपरेटिव, ये तो सभी अर्बन कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंक्स का हाल है कि वो सभी अपने रिश्तेदार और उनको लोन देते हैं और दिवालिया हो जाते हैं और बेचारे अंशधारी इधर उधर डोलते रहते हैं। तो ये आप लोगों की मेहनत है, चेयरमैन साहब की और माननीय हरिमोहन जी की मेहनत है कि इस बैंक को आपने 50,000 से 100 करोड़ पर पहुंचा दिया। जैसा भी सत्येंद्र जी ने, चेयरमैन साहब ने बताया कि आप उससे CSR का काम भी करते हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, कोविड में मदद करना, ये बहुत अच्छी बात है। कमाते तो सब है, पर अब मानव सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी या ऐसी जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसे ही हमारी मदद करते रहेंगे, ये मैं आशा रखती हूँ। और जो संचालक मंडल को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कि अंशधारी की जो मेहनत की कमाई है उसका पूरा सदुपयोग कर रहे हैं और उसको 100 करोड़ पे पहुंचाया है। इसके अलावा मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोन लेते हो तो उसे समय पे भी चुकाओ, नहीं तो बैंक दिवालिया होने में कोई टाइम नहीं लगता। जब तक लोन लिया और चुकाओगे नहीं तो पैसे आएंगे कहाँ से? तो ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गरीबों की बैंक सहायता कर रही है तो हम गरीबों का भी दायित्व है कि हम लोन को टाइमली चुकाएं। ये अच्छी बात है कि इसमें अंशधारी जो है पूंजीपति के अलावा लेनदेन भी है, चूड़ीदारी भी है, ठेले वाला भी है। तो हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं। बैंक का मकसद ही ये होना चाहिए कि हम सब समाज को एक ही दृष्टि से देखें। मैं इस बैंक की भविष्य की उज्जवल कामना करती हूँ और उन्नति की ओर अग्रसर हो। थैंक यू सो मच। माननीय मुख्य अतिथि का आगे की कड़ी में मैं बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा, राधा को तो मोहन प्यारा, पीड़ित जन का होता दोहन, तो सामने रखवालापन आता नाम है जिनका हरिमोहन। बैंक संस्थापक आदरणीय हमारे सरपरस्त, हमारे मार्गदर्शक भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा साहब, पूंजी के 21वें अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर रेणु जयपाल जी, नगर परिषद की सभापति मधु नवाल जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, उपाध्यक्ष लड्डू भाई, सभी संचालक मंडल के सदस्यगण और स्थापना से निरंतर जुड़े हुए इस बैंक के 3 बार अध्यक्ष रहे भाई नूरुद्दीन जी, राणावत जी और प्रथम मनोनीत चेयरमैन भाई रतन सिंह। आज के दिन इस निर्माण में जो सहयोग रहा, उस सहयोग के लिए तत्कालीन राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हरदेव जी जोशी का भी आभार व्यक्त करना मेरा परम कर्तव्य समझता है। साथ ही आज के दिन अगर निर्माण के समय जिन्होंने इसके निर्माण करने में सभी प्रकार की सक्रियता निभा करके विधिवत रूप से निर्माण करने का काम करने में सहयोग दिया, उसमें ओकार लाल जी अग्रवाल और चोटमल जी माहेश्वरी का भी हमको पूरा सहयोग मिला है, जो उनको भी उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है
कि जो निर्माण का काम, जो इस बैंक के स्थापना का काम जो हमने हाथ में लिया आप लोगों के सहयोग से, वो एक वट वृक्ष के रूप में आज बूंदी की जनता की सेवा कर रहा है। तो इसके लिए मैं अपने अंतर्मन को, अपने आप को भी आनंदित अनुभव करता हूं जब मैं सोता हूं और जब चर्चा करता हूं कि बैंक कैसा चल रहा है, तो मुझे अलग आनंद की अनुभूति होती है और एक जीवन में संतोष होता है इसी काम को करने में। तो मुझे संतोष इस बैंक की स्थापना में जो परिकल्पना की और जो साकार रूप से एक वटवृक्ष के रूप में आप लोगों के सहयोग से जो आज ये खड़ा है, उसके लिए मैं हृदय के गहनतल से अंशधारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि जब जब भी इसके चुनाव का समय आया तो आपने उन लोगों पर अधिक विश्वास किया जिनका नाम प्रस्तावित करने में मैंने पहल की, और उसी का परिणाम है कि आज आपने जो विश्वास अभिव्यक्त मेरे सुझावों पर किया, ये उसी का परिणाम है कि आज ये वटवृक्ष के रूप में ये बैंक खड़ा हुआ है। चुनाव में इसमें कोई राजनीति नहीं है कॉर्पोरेट, और गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी शेयर होल्डर्स ने जो निर्णय किया वो केवल इसलिए नहीं किया कि वो किसी मेरी एक विचारधारा के आधार पर किया हो। उन्होंने मेरी सोच, बूंदी का हित, बैंक की निरंतर प्रगति को सोचकर, राजनीतिक सोच से अलग हटकर हमेशा उन लोगों को प्राथमिकता दी जिनका नाम मैंने सुझाने का प्रयास किया और सुझाया। अगर आप उन सुझावों को न मानते और परिस्थितियां बदलती तो जिस उन्नति के शिखर पर ये बैंक पहुंचा है नहीं पहुंचा पाता। और एक ईमानदाराना सोच के लिए जो आपने चुनाव में प्रक्रिया में जिन लोगों को चुना, उनकी ईमानदारी का ही प्रतिफल है कि आपने जिन लोगों ने चुना, जिन लोगों को चुना, उन्होंने आपके विश्वास पर खरा उतर करके ईमानदारी के साथ इस बैंक को इस स्थान पर पहुंचाया। इसके लिए हृदय के गहनतल से अंशधारियों का आभार व्यक्त करता हूं। सारी विस्तार से चर्चाएं होगी, उन पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। कितना लाभ हुआ, कितना सामाजिक सरोकारों में किया, लेकिन मेडे में राजस्थान का पहला बैंक है, नेशनलाइज बैंक से भी आगे, कि जिसने राजस्थान में पहली बार एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का फैसला किया। राजस्थान में किसी भी बैंक ने नहीं किया, नेशनलाइज बैंक ने नहीं किया, लेकिन हमने फैसला किया कि एक्सीडेंटल केस में बैंक की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमारे सदस्य जिनकी मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में, उनको कुछ न कुछ उनको परिजनों को मिलना चाहिए। तो लाभ भी है, परिजनों का ही नहीं है। अगर किसी अंशधारी ने कर्ज ले भी रखा है तो उस विधवा को परेशान न होना पड़ता है, और उस क्लेम में से ही जो उसको मिलता है उसी में से उसके ऋण की राशि का भुगतान हो जाता है। दोनों लाभ है, परिवार को भी लाभ है और बैंक को भी लाभ है। उसके बाद दूसरे बैंकों ने चालू किया पुनर्डाल। यह हमारी अलग सोच थी। भवन कैसा है, कैसा क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, इस पर अब विस्तार से जाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और वो बैंक के संदर्भ से नहीं है, वो इस संदर्भ से है कि जो हालात इस देश में इस समय चल रहे हैं और उन हालातों पर बूंदी को कोई इधर से उधर करना चाहता है, तो चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना
प्रार्थना, निवेदन है, अनुनय, विनय है कि समझदारी के साथ शब्दों का चयन करें। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी पूरा देश सुरक्षित रहे, पूरा प्रांत सुरक्षित रहे। लेकिन चूंकि हम यहाँ के बाशिंदे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि बूंदी भी सुरक्षित रहे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के गुरु हों, चाहे वो हिंदू संप्रदाय के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, और चाहे रास्ते में चलते हुए अनेक ऐसे नेता बन रहे हैं जो वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हो। मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारी शांति को यथावत बनाए रखें, विवेक न खोएं। लोग प्रयास करते हैं तो विवेक खोएं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विवेक के ऐसे कृत्य करते हैं जिससे सामने वाला अपना विवेक खोए। तो दोनों का ही कर्तव्य है, दोनों से निवेदन है कि कोई कोशिश करे तो उससे भी निवेदन है कि कोशिश न करे, और कोई कोशिश करे तो सामने वाले से भी मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि वो अपना विवेक न खोए, अपनी शालीनता बनाए रखे, उस जहर को पी ले। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जिला प्रशासन का काम है कि चाहे मैं हूं, चाहे मेरे सामने बैठे रहने वाले आदमी हैं, इस प्रकार के वातावरण बनाने वालों के खिलाफ उचित समय पर कार्रवाई करना चाहिए और निर्भीकता से अपना प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाना है। मैं उम्मीद करता हूं बूंदी जैसी शांत जगह राजस्थान में ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए दर्द है कि हमको हमारे कर्तव्य का निर्वहन करके, चाहे कहीं कुछ भी हो, लेकिन हम सदियों से साथ हैं, सदियों से साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ रहेंगे। इसलिए हमको इस वातावरण बनाए रखने के लिए भी, वैसे बैंक की मीटिंग से इसका संदर्भ नहीं है, लेकिन इतने बुद्धिजीवी शहर के इस स्थान पर हैं और कुछ लोग इधर से उधर करने का जो वातावरण बना रहे हैं, हमको सतर्क रह करके और इन सब बातों से 100% दूर रह करके हमको बूंदी की शांति को बनाए रखना है। ये मेरा ताकि हम प्रगति के पथ पर चले। विकास की गतिविधियां तो बहुत है, तो करना है वो भी बहुत है, जो नहीं हो रहा है नगर परिषद में उनकी चर्चाएं भी बहुत है। लेकिन विश्वास रखिए जो वादा आपसे हमने किया है बूंदी के शहर के विकास का, चाहे और जगह कांग्रेस के विधायक हों, मंत्री हों, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने बूंदी विधानसभा क्षेत्र को मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र से भी अधिक पैसा दिया है। ये रिकॉर्ड डेट आगे आने वाले समय में आप शहर की सड़कों की अन्य व्यवस्थाओं से चिंतित न हो। जो वादा किया है हमने, ये राजनीति से संबंध नहीं है, लेकिन सब बूंदी शहर के बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, वो चिंतित है। सड़क ऐसी है, क्या कहा था आपने, अभी तक कुछ नहीं हुआ, प्रक्रिया विचाराधीन है। लगभग सभी बातें नगर परिषद का मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, नगर परिषद के सभी हो गई, रोड वाला भी 1-2-4 दिन में आगे से फाइनल हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2-3 महीने जरूर लगेंगे इनकी प्रक्रिया में, टेंडर की प्रक्रिया में। लेकिन हमने जो आपको विश्वास दिया था, आप हम पर विश्वास रखिए, विश्वास पर कायम उतरेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा के उद्बोधन से एक संदेश कि हम जो फणिभूषण जी ने रस परिवर्तन के साथ बात कही थी, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, वही बात अपने अंदाज में आपको तक पहुंचाई आदरणीय भाई साहब ने कि हमें विवेक
के साथ आगे बढ़ना है। हमारे शहर की जो फिजा है, हमारे शहर का जो अमन है, हमारे शहर में का जो भाईचारा है, हमारे शहर की जो शांति है, वो किसी कीमत पर तार ना हो, खंडित ना हो। हम मिलकर के इस संदेश के साथ मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इंसान की इंसानियत को सर्वोपरि मानते हुए ऐसा जज्बा रखें। ये ऐसा संदेश आदरणीय भाई साहब ने आपको, हमको, सबको दिया। और मैं समझता हूं कि बूंदी में तो ऐसे जन हैं जो आपकी बात को पूरा समर्थन करते हैं, मानते हैं और मानेंगे। मैं अगली कड़ी के लिए, अगली कार्रवाई के लिए कहूं, उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कहूंगा कि वे माननीय बैंक के चेयरमैन हमारे सतेज जी शर्मा द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट